ध्यान रखना बच्चे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज, जो हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो हमेशा कौन डिसाइड करेगा मेरे बच्चे? एक सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब छोड़ो, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जाम में। मैंने कहा मेरे बच्चे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई भी दो सब्जेक्ट आप जोड़ोगे तो हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे कौन लीड करेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स किए, अब आगे के क्वेश्चंस में दिखाता हूँ और एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरे दोस्त ये नया टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपने सुना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, तो आपने ज्यादातर टीचर्स को देखा होगा वो सब 15-15, 20-20, 25-25 रूल कराते हैं। मैं इतने नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल भाषा में और शॉर्टकट वे में मैं आप लोगों को फॉर्मूला बुक के तहत मैं आपको वो कंसेप्ट बताऊंगा जो एग्जैक्टली आपको पेपर में मिलेगा और आप सिर्फ उतना ही करेंगे जितना आपके एग्जाम में आएगा। अब दोस्त क्वेश्चन क्लियर था। क्वेश्चन कहता है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। जब कभी भी किसी भी एग्जाम्पल में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाए, मेरी बात ध्यान से समझना, कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाए, जैसे ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से बच्चे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ऑलरेडी एक कंसेप्ट दे रखा है। बच्चे पहला सब्जेक्ट क्या है? ये। दूसरा सब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चे? ये। अब रूल ये कहता है कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वर्ड से जुड़ते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर वर्ड से जुड़ते हैं तो हो सकता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग आए, और दोस्त ये भी तो हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब दोनों के हिसाब से आए। तो ये बात ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग यूज होगा। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज, जो हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो हमेशा कौन डिसाइड करेगा मेरे बच्चे? एक सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, लेकिन वो वर्ड डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू, मैं समझाता हूं बच्चे ध्यान से देखना। भाई इस क्वेश्चन को देखिए, पहला सब्जेक्ट यहाँ क्या दे रखा? आई, और मैं इस क्वेश्चन में एक काम करता हूं, मैं ब्लैंक्स बना देता हूं। मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, एक ब्लैंक तैयार कर दिया और मैंने बच्चे आपसे कहा कि भाई ये ना एक ब्लैंक है और आपको ही सॉल्व करना था। तो आई एज वेल एज माई मदर, और हमने यहाँ पे एक ब्लैंक डिसाइड कर दिया कि भाई यहाँ पे एक ब्लैंक है और आपको ये ब्लैंक फिल करना है। तो इस सवाल को आप कैसे करोगे? ध्यान से मेरी बात समझना। इस क्वेश्चन को एरर में करना है, एरर में कर लो। आप ब्लैंक में करना चाहो, ब्लैंक में कर लो, कैसे भी करना चाहो। अब वो बंदा कहता है कि भैया आपको सही जवाब निकालना है। मैंने कहा सर ठीक है। ऑप्शन दे दिए चार, ए बी सी डी। भाई पहला ऑप्शन जो बच्चे हमने दिया वो था बच्चे इज गोइंग। ध्यान से मेरे क्वेश्चन को देखना, आपको सब समझ आएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चे यहां पे देखो, पहला ऑप्शन बेटा क्या दे दिया? इज गोइंग। अब दूसरा ऑप्शन मेरे बच्चे यहां पर क्या दे दिया? एम गोइंग। तीसरा ऑप्शन मेरे बेटे यहां पर क्या दे दिया? आर गोन। और चौथा मेरे बच्चे यहां पर जो दे दिया वो दे दिया हैज गोन। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई आपको ना इस ब्लैंक में एक सही आंसर फिल करना है, तो बताओ क्या आएगा। अब आप डिसाइड लगा रहे हो, आप ये कहोगे कि सर मदर के हिसाब से लगाओगे तो इज आएगा, आई के हिसाब से तो एम आएगा, दोनों के हिसाब से लगाओगे तो आर आएगा। तो रूल ये कहता है बच्चे ध्यान से समझना कि कोई भी दो सब्जेक्ट जब आप एज वेल एज के साथ जोड़ोगे, मेरे बच्चे ध्यान रखना, जब कोई भी दो सब्जेक्ट आप किसके साथ जोड़ोगे? एज वेल एज के साथ जोड़ोगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा पहला सब्जेक्ट लीड करेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, और पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे आई था, तो सही जवाब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। तो सबसे पहले एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब छोड़ो, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जाम पे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें यही पता नहीं चल पाता कि भाई क्वेश्चन निकलेगा कैसे। तो निकालने का तरीका बिल्कुल क्लियर है कि पहले तो एग्जाम में ये पता होना चाहिए टॉपिक क्या है। दूसरी बात, आपको टॉपिक पता चल गया, आप कंसेप्ट भी निकाल दोगे। तो आंसर क्लियर है बच्चे कि कोई भी दो सब्जेक्ट जब आप इन शब्दों से जोड़ोगे, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब या तो पहले के हिसाब से आएगा, या दूसरे के हिसाब से आएगा, या फिर दोनों के हिसाब से आएगा। और जैसे ही आएगा आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी।
अब आते हैं बच्चे इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? मैंने आपसे कहा कि कोई भी दो सब्जेक्ट, ध्यान से मेरी बात समझना बच्चों, भाई ये हमारा पहला सब्जेक्ट, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट, और यहां पर एक वर्ड लिख दिया मैंने कोई भी। अब मैंने कहा बच्चे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, रूल नहीं। मैंने कहा मेरे बच्चे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई भी दो सब्जेक्ट आप जोड़ोगे तो हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे कौन लीड करेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट लीड करेगा। कौन लीड करेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट लीड करेगा। लेकिन इसी तरह जो हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे वो क्या होगा कि कोई भी दो सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वर्ड से जोड़ेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा मेरे बच्चे वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? नियरेस्ट वर्ड के। अब इसे सेकंड मत बोलना, क्या बोलना? हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होगा। और तीसरा रूल जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगा कोई भी दो सब्जेक्ट जब आप मेरे बच्चे किसके साथ जोड़ोगे? एंड के साथ जोड़ोगे। किसके साथ जोड़ोगे? एंड के साथ जोड़ोगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा दोनों के हिसाब से आएगा। और जब वो दोनों के हिसाब से आएगा तो बेटा यहां पर वो एग्जैक्टली बन क्या जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो गिनती के टोटल 6 रूल कराऊंगा। 6 रूल के अलावा 7वां होगा भी नहीं, लेकिन 6 रूल से बाहर एग्जाम्पल नजर नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर है? आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ आए तो मैं बैठा हूं। अगला रूल क्या कहता है वो दिखाता हूं। रूल नंबर 4 जो मैं पढ़ाऊंगा बेटा वो सिंपल है कि अगर किसी एग्जाम्पल में आपको ऐसा कोई भी शब्द मिल जाए जिसके पीछे वन और बड़ी लिखा हो, मेरी बात ध्यान से समझना, जिस शब्द के पीछे क्या लिखा हो? वन और बड़ी लिखा हो। ईच, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, कुछ भी ऐसा लिखा हो, बस दिमाग में रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इसका यूज कैसे करना है। फिर उसके बाद अगला रूल हम जो पढ़ेंगे मेरे बच्चों वो सिंपल होगा कि अगर किसी एग्जाम्पल में ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ऐसा कुछ भी आए तो उनका यूज कैसे होगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेप्शन केस। देन उसके बाद की पॉइंट्स, नंबर का यूज कैसे होगा। उसके बाद लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, डील ऑफ, ये डील ऑफ, रेस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनका यूज कैसे होगा। और फिर आगे कुछ वर्ड्स का यूज करना मैं सिखाऊंगा। तो वो वर्ड्स भी बच्चे आप लोगों को सीखने होंगे।